हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। इससे पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। नए व्यूअर्स मेरे चैनल पर जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं नया कॉन्सेप्ट। ठीक है, नया टॉपिक अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में। ठीक है, एक क्विक रिवीजन इसके साथ ही दे देते हैं। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़ा था, जिसमें हमने 2 कंसेप्ट पढ़े थे। फंडामेंटल कंसेप्ट पढ़ा था, अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ा था। अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में जो आपने अभी तक पढ़ा है वो पढ़ा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी जिसको बोलते हैं, और इसके बाद आप डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इतने कंसेप्ट्स आप पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं, रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू क्या होता है? जो भी अमाउंट क्या होता है बिजनेस ऑपरेशन से। बिजनेस ऑपरेशन का मतलब होता है, मतलब जिन गुड्स में बिजनेस डील कर रहा है, ठीक है, उससे जो भी पैसा मिलता है वो हमेशा कैपिटल में क्या होता है? ऐड होता है। मतलब आप जो कैपिटल क्यों लगा रहे हो किसी बिजनेस में? अर्न करने के लिए तो लगा रहे हो, अर्निंग हो, प्रॉफिट्स की, आपकी सेल हो, यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो लगा रहे हो। तो अगर आपका रेवेन्यू जितना ज़्यादा जनरेट होगा, आपकी कैपिटल क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए वही चीज़ इसमें लिखी गई है, रेवेन्यू मीन्स द अमाउंट विच इज एडेड टू द कैपिटल एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू इज अर्न्ड बाय अ सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब जिन गुड्स में आप डील कर रहे हो उसको सेल करके, या फिर सर्विस में डील कर रहे हो तो उस सर्विस को प्रोवाइड करके आप जो है रेवेन्यू अर्न करते हो। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइंस द टाइम और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये बताता है, ये डिटरमाइन करता है वो पर्टिकुलर टाइम, वो पर्टिकुलर पीरियड जिसमें वो रेवेन्यू क्या हुई हो? रियलाइज्ड हुई हो। ठीक है, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहता है जिस टाइम पे वो रेवेन्यू क्या हुई हो? रियलाइज हुई हो। अब रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड, क्या लिखा है? रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड when the title or ownership of goods has been transferred। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, रेवेन्यू इज deemed to be realized when the title or the ownership of goods has been transferred। ठीक है, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, जब ओनरशिप ट्रांसफर की गई हो, टाइटल जब ट्रांसफर किया गया हो, तब रेवेन्यू मानी जाती है। डीम्ड टू बी रियलाइज्ड मानी जाती है कि वो रियलाइज हो चुकी है, मिल चुकी है। रेवेन्यू कब? जब आप टाइटल या ओनरशिप को क्या कर देते हो? ट्रांसफर कर देते हो। अब मैंने सबसे पहले की जब आप वीडियोस गो थ्रू करेंगे तो उसमें भी मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, जो कि मैं अभी भी फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। जैसे अगर आप बुक्स खरीदने जाते हो शॉप पे, तो आप प्राइस पे करते हो। ठीक है, जितने की बुक हुई आपने खरीदी, आप क्या बोलते हो? ये मेरी बुक है। जिस टाइम पे वो आप प्राइस पे करके आपको जो बुक मिल गई, अब उस बुक पे आपकी ओनरशिप हो गई, दुकानदार की ओनरशिप वहीं पे क्या हो गई? खत्म हो गई। जब तक दुकान के अंदर सामान था तब तक उस पे उसकी ओनरशिप थी। जैसे ही उसने कस्टमर को दे दी और कस्टमर ने उसका प्राइस पे कर दिया, तो ओनरशिप क्या हो गई? वहीं पे ट्रांसफर हो गई। ठीक है, जब आप सामान बेचते हो मतलब आप उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो।
ठीक है। अब उस बुक पर उस कस्टमर का ही हक है, किसी और का हक नहीं है। आई बात समझ में? तो रेवेन्यू को कब रियलाइज माना जाएगा? जब उसकी ओनरशिप सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जब उसकी ओनरशिप या टाइटल को क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, वही चीज है, ट्रांसफर टू द परचेजर एंड व्हेन ही हैज लीगली बिकम द लायबल टू पे द अमाउंट। अब वो भी क्या हो गया? लायबल हो गया है पे करने के अमाउंट के। ठीक है, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द रेवेन्यू कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसिप्ट ऑफ कैश। इसका कैश से कोई भी मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपने टाइटल या ओनरशिप ऑफ गुड्स आपने ट्रांसफर किया है, तभी वो रेवेन्यू रियलाइज्ड मानी जाएगी। उसका कैश से कोई लेना देना नहीं है, कैश रिसीप्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे क्या कह रहा है? रेवेन्यू इन केस ऑफ इनकम्स सच एज सॉरी बच्चों, revenue in case of income such as rent, interest, commission etc is recognized on a time basis। अब जब वो रेवेन्यू जब किसके केस में आ जाती है? रेंट के केस में, इंटरेस्ट के केस में या कमीशन के केस में, तो वो टाइम बेसिस पे होती है। ठीक है, लेकिन गुड्स जब आप ट्रांसफर कर रहे हो, गुड्स से आपको जो रेवेन्यू हो रही है गुड्स बेच के, तो वो टाइटल पे देखते हो या ओनरशिप पे देखते हो, ओनरशिप के बेसिस पे आप देखते हो। तो आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं इसका, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। अब जैसे 1 जनवरी को आपको एक ऑर्डर मिला कि हमको 2 लाख का सामान खरीदना है आपके यहाँ से। 1 जनवरी को आपको ऑर्डर मिला। ठीक है, आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, समझ लो आपको 2 लाख रुपए के गारमेंट्स का बिजनेस का वो मिला। ठीक है, अब 2 लाख का 1 जनवरी को मिला। अब 2 लाख का सामान आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आप भी तो कहीं से लेके आते होगे ना, आपके पास घर में तो गारमेंट्स होते नहीं है या खुद तो बनाते नहीं हो। ठीक है, तो आपने इनको, ठीक है, सप्लाई कर दिया 20 जनवरी को, सप्लाई कर दिया। कब सप्लाई किया? 20 जनवरी को। ठीक है, अब 20 तारीख को सप्लाई कर दिया 2 लाख का तुमने गारमेंट। ठीक है, 2 लाख का गारमेंट आपने कब सप्लाई किया? 20 जनवरी को। ठीक है, फिर 1 अप्रैल को इन्होंने कहा कि हम पैसा देंगे। इन्होंने पैसा दे दिया 2 लाख रुपए। कब दिए? 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 जनवरी को आपको गारमेंट्स का ऑर्डर मिलता है। ठीक है, 20 जनवरी को आपने सप्लाई किया और 1 अप्रैल को आपका पेमेंट मिल गया, इसका पेमेंट मिल गया। ठीक है, मतलब 2 लाख रुपए मिल गए। तो अब ये रेवेन्यू कब की मानी जाएगी? ठीक है, रेवेन्यू में मैंने क्या बोला था? रेवेन्यू तब मानी जाएगी जब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। ओनरशिप कब ट्रांसफर हुई? 1 तारीख को तो ऑर्डर ही मिला ना, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। लेकिन 20 जनवरी को जैसे ही आपने सप्लाई कर दिया, सामान उनको दे दिया, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर हो गई? ओनरशिप। तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो रेवेन्यू कब मानी जाएगी? रेवेन्यू मानी जाएगी 20 जनवरी की। ठीक है, पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। एक अप्रैल को मिल रहा है 2 लाख रुपए, लेकिन 1 तारीख से मतलब नहीं है। कब होगा रेवेन्यू? कब की मानी जाएगी? 2 लाख रुपए 20 जनवरी की मानी जाएगी। सप्लाई कर दिया है, उस टाइम आपने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, और ही वॉज ऑल्सो और दैट फर्म इज ऑल्सो लायबल टू पे दैट 2 लाख रुपीज। ये भी लिखा था यहाँ पे, लायबल टू पे द अमाउंट, लीगली लायबल टू पे द अमाउंट। ठीक है,
यही चीज मुझे आपको बतानी थी कि 1 जनवरी को 2 लाख का गारमेंट्स का ऑर्डर आपको मिला, 20 तारीख को आपने सप्लाई कर दिया, और सप्लाई ही करते ही आप वो जो फर्म थी वो लीगली क्या हो गई, बाउंड हो गई आपको पेमेंट करने के लिए। उसी दिन आपने ओनरशिप का ट्रांसफर कर दिया, तो जो रेवेन्यू मानी जाएगी वो कब की मानी जाएगी, 20 जनवरी की मानी जाएगी, चाहे पैसा कभी भी मिला हो, इन शॉर्ट। ठीक है, समझ में आया। अब आगे क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू इन केस ऑफ इनकम्स सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ टाइम बेसिस। लेकिन अगर रेवेन्यू, अगर हम उन केस में देखते हैं, रेंट के केस में, इंटरेस्ट के केस में, अगर रेंट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, तो इसमें टाइम बेसिस देखते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, टाइम बेसिस कैसे देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो, एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो कि 31, ठीक है, आपका जो ईयर है वो हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, आपने पढ़ा था जब अकाउंटिंग पीरियड पर पढ़ाया था, तो फाइनेंशियल ईयर मार्क्स पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। ठीक है, अब देखो, यानी कि 1 अप्रैल 2014 को जो ईयर स्टार्ट होगा वो कब एंड होगा, 31 मार्च 2015 को। ठीक है, और जो 1 अप्रैल 2015 को स्टार्ट होगा वो कब माना जाएगा, एंड 31 मार्च 2016 को। इसी तरीके से 1 अप्रैल 2016 का जब होगा तो वो कब एंड माना जाएगा, 31 मार्च 2017 को। ठीक है, आई बात समझ में, इतना समझ में आया। तो अब हम जब इसकी बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हमें रेंट जो है मिलना था मार्च 2015 का, लेकिन वो मिला हमको 1 अप्रैल 2015 में। ठीक है, यानी कि लेट पेमेंट मिला। ठीक, आपको जो रेंट मिला, रेंट रिसीव्ड 2000 रुपए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बच्चों। अगर आपको रेंट 2000 रुपए मिलना था 31 मार्च को, है ना, लेकिन वो 31 मार्च 2015 को मिलना था, लेकिन मिला कब, 1 अप्रैल को। कब मिला, 1 अप्रैल को, लेकिन वो रेवेन्यू कब की मानी जाएगी, 31 मार्च 2015 की ही मानी जाएगी। आई बात समझ में। ठीक है, जो आपका रेंट रिसीव्ड हो रहा है 2000 रुपए, जो कि 31 मार्च को मिलना चाहिए था, लेकिन वो मिल रहा है अप्रैल 2015 में, लेकिन फिर भी वो किसकी रेवेन्यू मानी जाएगी, 31 मार्च की ही मानी जाएगी। 31 मार्च कौन सी, 2015 की मानी जाएगी। ठीक है, अगर ये 2000 रुपए किसकी इनकम माने जाएंगे, 31 मार्च 2015 में, भले ही वो 1 अप्रैल को रिसीव हो। ठीक है, अब आगे अगर इसी तरीके से देख लेते हैं, अगर जैसे कमीशन की बात देखते हैं तो ठीक है, तो अगर हमें कमीशन एडवांस में मिल गया है, ठीक है, अब मान लो कमीशन है, कमीशन आपका 1 अप्रैल 2015 को मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिल गया 31 मार्च 2015 में, पहले ही मिल गया, लेकिन वो इनकम कब की मानी जाएगी, अप्रैल की ही मानी जाएगी। ठीक है, सपोज 3000 रुपए, तो 3000 रुपए कब के माने जाएंगे, 1 अप्रैल 2015 के, जबकि वो कब मिले, 31 मार्च 2015 में। और जो 31 मार्च 2015 को 2000 रुपए का रेंट मिलना था, जो कि कब मिल गया,
1 अप्रैल 2015 को मिला, लेकिन फिर भी वो कब की इनकम मानी जाएगी? 31 मार्च 2015 की इनकम मानी जाएगी। क्लियर? यही था, टाइम बेसिस पे होता है। ठीक है, अब आता है एक्सेप्शंस ऑफ दिस रूल। आइए एक्सेप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ सेल्स ऑफ In case of sales of installment basis, the amount collected in installment is treated as realized. जो भी आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होता है, जैसे अगर आप टीवी खरीदते हो, फ्रिज वगैरह खरीदते हो, तो इकट्ठा पेमेंट ना दे के इनकी ईएमआई पे इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हो कि नहीं बनवा लेते हो? तो इंस्टॉलमेंट जब आपका कलेक्ट हो जाएगा हर महीने की छोटी छोटी, अब जैसे 50,000 की टीवी आपने खरीदी, तो हर साल आप हर महीने 1,000 रुपए दोगे। ठीक है, ये होती है इंस्टॉलमेंट। 1,000 की आपने इंस्टॉलमेंट आपने दे दी, तो जब ये 1,000 रुपए मिलता रहेगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का, ठीक है, द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड। उस इनकम को ही, उस 1,000 रुपए को ही क्या मानेंगे? इनकम रेवेन्यू मानेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ, और जबकि होता क्या था, हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन में पढ़ा कि जैसे ही हमने ट्रांसफर कर दिया किसका? ओनरशिप का, है ना, यही तो पढ़ा था। लेकिन जब इंस्टॉलमेंट बेसिस करते हो, अगर इंस्टॉलमेंट नहीं हो दोगे तो टीवी उठा लेंगे तुम्हारे घर से, बस यही होगा। ठीक है, तो यानी अभी पूरी तरीके से ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। ठीक, तो ये एक्सेप्शन था इस रूल का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इन केस ऑफ द लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट it is difficult to postpone the revenue till the completion of the full contract. अब जैसे बिल्डिंग का देखते हैं, बिल्डिंग बनवा रहे हैं, ठीक है, तो अब पूरा काम कंप्लीट होने में क्या होता है? टाइम लगता है। ठीक है, आधा काम कंप्लीट हुआ तो आधा पैसा मिल गया, तो वही चीज इन्होंने कह रहे हैं, इन सच केसेस that proportionate part of revenue which is equal to the part of the contract completed by the end of the year is recognized as realized. ठीक है, अगर अब इन्होंने वही चीज बोली है कि आपने 10 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, 10 साल तो बहुत ज्यादा हो गया, जैसे आपने कहा कि हम 3 साल में आपको ये पूरा टावर खड़ा करके देंगे, 3 साल या 5 साल में। ठीक है, तो अब क्या होगा? जितने पोर्शन का कॉन्ट्रैक्ट के जितने पोर्शन का पेमेंट हो जाएगा कंप्लीट, जितना काम, क्योंकि पेमेंट में उतने का ही होगा जितना कंप्लीट वर्क होगा, तो जितना कंप्लीट वर्क होने पे जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा ही क्या बोला जाएगा? रिकॉग्नाइज्ड एज रियलाइज्ड। उसी को रेवेन्यू बोलेंगे जितना आपको कंप्लीटेड काम का पैसा मिला होगा। ठीक है, ये किस में जाता है आपका? ये एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन मतलब उससे हटके। ठीक है, आई बात समझ में? नेक्स्ट है, इन केस ऑफ माइनिंग रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन द प्रोडक्शन इज मेड इवन दो अ सेल हैज नॉट बीन मेड। अगर सेल नहीं भी की गई है लेकिन प्रोडक्शन किया गया है तो उसको क्या किया जाएगा? रेवेन्यू रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज किया जाएगा माइनिंग के केस में। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम ये यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। Thanks for watching this video.